चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और आप लोगों को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो बातें बता दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिख दी A + B गिव्स C, ठीक। तो जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट A के होंगे इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट B के होंगे इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट C के होंगे। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, बता दिया था मैंने आपको। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट मैं आपको बता चुका हूं क्या होता था, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो अगर मैं आपको बता चुका हूं कि W अपॉन में इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे क्या लिखूंगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये चीज मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेरा क्या जाएगा, यह जाएगा वेट अपॉन में मोलर मास इनटू में एन फैक्टर। और वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने इसे कर दिया कैपिटल एन, ठीक है ना, और ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके सामने क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके सामने आ गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर। दिख रहा होगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर, देख लो ना आप। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, वेट अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स, और ये रहा आपका एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका था कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट क्या है, वेट अपॉन एन फैक्टर ऊपर चला गया, वेट अपॉन मोलर मास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर। इसी तरीके से आप एक चीज और देख सकते हैं, आपका जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला था, आपका वो था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो था। अच्छा जी, अगर मैं इस जगह पर एक बात ध्यान समझो, इस जगह पर एन फैक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और एन फैक्टर से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप एक बात को ध्यानपूर्वक ध्यान समझेंगे। भाई मैंने एन फैक्टर से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करने पर मैं जो देख पा रहा हूं वो आप ध्यान समझेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर। तो ये चीज होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी मेरी क्या हो गई, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, नॉर्मेलिटी, और ये अपॉन में आ गया एन फैक्टर, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, जो नॉर्मेलिटी है वो मेरा होता है मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर, ठीक। और ये मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। ये बात ध्यान रखेंगे रिएक्शंस के अंदर, ठीक। अब जरा हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और देखेंगे किस तरह से चीजें चल रही हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन से। जैसे सबसे पहले मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा है 1.5 ग्राम ऑफ CdCl2 वाज फाउंड टू बी कंटेन 0.9 ग्राम ऑफ CD, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ CD। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, मान लीजिए CD है और उसने Cl2 से रिएक्शन करके CdCl2 बना लिया। अब मुझे तो पता है इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, लेकिन मुझसे कह रहा है 1.5 ग्राम ऑफ CdCl2। अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, CdCl2 मुझे इसने 1.5 ग्राम दे दिया। अब इस 1.5 ग्राम CdCl2 के अंदर कह रहा है कंटेन 0.9 ग्राम CD, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मुझसे एक बात कहना चाह रहा है कि 1.5 ग्राम जो CdCl2 है उसमें 0.9 ग्राम CD है। तो अगर 0.9 ग्राम CD है तो जैसी बात है Cl2 0.6 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 1.5 आना चाहिए। तो यानी कि जो CD है वो मेरा 0.9 ग्राम है और Cl2 मेरा 0.6 ग्राम है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान समझिए। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, जो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह रहा हूं, जो इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। जैसे बात करूं मैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 है। 8 कैसे मैं बताता हूं, अगर आप ऑक्सीजन लोगे
तो आपको उसे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे क्योंकि ऑक्सीजन नंबर 8 है, तो 2 6, तभी तो जाकर के वो O2 2 नेगेटिव 288 होगा। तो यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट आ गया, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16, एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन पकड़े 2, तो 2, 16/2 8। अगर O की जगह आप O2 लोगे तो भी क्या होगा उसको, अब इसको यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो ये 2O2 नेगेटिव हो गए, 2O2 नेगेटिव हो गया। अब O2 का मोलर मास कितना है 32, और आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 4, तो अभी भी इसका इक्विवेलेंट वेट 8 ही आया। ठीक है जी। अगर आप O3 लोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तब जाकर के 3O2 नेगेटिव बनेगा, यानी कितना है 48 डिवाइड बाय 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब भी 8 ही आया। तो ये मेरा कहने का मतलब है जो इक्विवेलेंट वेट है वो आप एटम लो चाहे मॉलिक्यूल लो, वो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, इसी तरह से आप एक बात को ध्यान से समझेंगे। देखो अब एक बात मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। अब मैं आपको एक बात और अच्छे से समझाता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, इसको इधर कर दो। सबसे पहले जैसे आप समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो सबसे पहले आप एक बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे अच्छे तरीके से कि भाई 0.9 हो गया, 0.6 हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक समझना। जैसे मान लीजिए आपसे कहता हूँ Cl है, तो Cl को कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 17 है, 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो मोलर मास कितना है इसका 35.5 डिवाइड बाय एन फैक्टर 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अगर आप Cl2 लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे क्योंकि 2 Cl है, एक Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 Cl को कितने चाहिए 2, तो 2 Cl नेगेटिव बनेगा। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे करोगे, 71/2 यानी कि 35.5, यानी कि इक्विवेलेंट वेट चाहे Cl लो चाहे Cl2 लो, उसका इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा 35.5 ही रहेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब जब आप होगा क्या, आप Cl लोगे तो आप 35.5 डिवाइड बाय 1 करोगे, सॉरी Cl लोगे तो 35.5 डिवाइड बाय 1 करोगे, Cl2 लोगे तो 71 भाई डबल कर दिया आपने मोलर, तो डिवाइड बाय 2 करोगे। इस तरह से ऑक्सीजन लोगे तो 16/2 करोगे, O2 लोगे तो 32/4 करोगे, O3 लोगे तो जैसे बताओ 48/6 करोगे, तो आना फिर वो 8 ही है। तो इस तरह से मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट समझा दिया। कुछ बच्चे सोचते हैं ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट अलग है, O2 का अलग है, O3 का अलग है। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का भी 8 है, O2 का भी 8 है और O3 का भी 8 है, क्योंकि उसी हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस हिसाब से एटम बढ़ेंगे तो उनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। अब जरा ध्यान समझेंगे। अब मुझसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ CD। निकाल देंगे एटॉमिक वेट ऑफ CD, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो पता है इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। चलिए वेट इसका कितना है 0.9, इसका वेट कितना है 0.6। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास 35.5 एन फैक्टर 1, तो 35.5 आ गया। अच्छा इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे इसका मोलर मास बाय एन फैक्टर। CD एक बाइवेलेंट एटम है तो एन फैक्टर इसका 2 होगा, तो यहाँ मैंने कर दिया मोलर मास बाय 2। तो अब देखेंगे पॉइंट से पॉइंट गया, 2 पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो ये 2 इंटू में 9, ठीक है ना, अपॉन में m 6/35.5 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब m बराबर मेरा कितना आ गया 2 इंटू 9 इंटू में 35.5, ठीक है ना, अपॉन में 6। अब मैं इसे सोल्व करूंगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इस सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 106.3। कैसा है 106.3 मैं समझा देता हूँ। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 106.3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया C, 106.5 आ गया। बात क्लियर। तो 106.5 पे मैंने लिख कर दिया, तो 79 मैंने करा दिया। 79 कराने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओहो ये क्यों रख कर दिया मैंने, क्या लिखा था, यहाँ लिखा था नॉर्मेलिटी बराबर में मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर, और यहाँ लिखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर लिखा था नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू में एन फैक्टर। अब जरा ध्यान से समझेंगे मेरी बात को आप, इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया है। देखो सबसे पहली बात क्या है, इसे आप समझेंगे। देखो कह रहा है इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द Na2SO4 यूजिंग द K2Cr2O4 बाय आइडोमेट्री द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। देखो आप लोग जानते ही, मैं बता ही चुका हूं कि Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cr3 प्लस,
करा चुका हूँ रिएक्शन। यहाँ पे 2 Cr है, 2 से मल्टीप्लाई 7 है तो 7H2O और यहाँ पर 14H प्लस और आप जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कराई थी। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आ रहा है 6। अब Cr2O7 के बारे में पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है 6, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलर मास बाय 6 होगा। तो मोलर मास बाय 6 होगा, दैट इज अ बी आंसर। बात क्लियर? अच्छा जी, इसी के साथ ध्यान देखेंगे। देखो मोल के अंदर जो मैंने तुम्हें रिएक्शन कराई है ना डी एंड ब्लॉक एलिमेंट की, वो यूज होंगी। इसी वजह से मैंने पहले आपको रिएक्शंस दे दी ताकि मुझे यहाँ पर दिक्कत ना आए इसको सोल्व करने पर। ठीक है जी। इसके बाद आगे की चीज देखेंगे। इसके बाद 78 के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ 76। पहले आप खुद 77 पहले आप लोग खुद ट्राई कर लीजिए एक बार, देखिए आपसे होगा ही नहीं, जबकि आसान है। चलिए अब मैं करता हूँ। कह रहा ए बाइवेलेंट मेटल हैज द इक्विवेलेंट मास ऑफ 32। कोई बाइवेलेंट एटम है, कोई मेटल है जो कि बाइवेलेंट है, उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो 32 है। ठीक है, ये कह रहा था मोलर मास ऑफ द मेटल नाइट्रेट। अब मेटल नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, तो ये मोनोवेलेंट होता है एक तरीके से, तो मेरी मेटल नाइट्रेट होगा MnO3 का होल ट्वाइस। अब ध्यान से समझेंगे इस जगह पर। आप लोगों को एक बात पता होगी, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय n फैक्टर, यानी कि मोलर मास क्या होगा n फैक्टर इनटू में इक्विवेलेंट, n फैक्टर इनटू में इक्विवेलेंट वेट। अब जरा करते हैं। अब देखो इसका मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ मेटल नाइट्रेट। देखो कैसे निकालेंगे। पहले मुझे मेटल का मोलर मास चाहिए, मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दे रखा है 32। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मुझे कितना दे रखा है 32, आप देख सकते हैं बाकायदा इस जगह पर। अब बाईवेलेंट मेटल हैज अ इक्विवेलेंट मास 32, तो सही जाहिर सी बात है इक्विवेलेंट वेट मुझे दे रखा है 32, एन फैक्टर बाईवेलेंट का एन फैक्टर कितना होगा 2, तो यानी कि 2 × 32, ये हो गया मेटल का मोलर मास। अब प्लस में नाइट्रोजन का मोलर मास है 14, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो यानी कि आप समझ जाओ 14 दूनी 28। ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने है 6 है, तो 16 × 6 = 96। अब इन सबको प्लस कर दो, 32 दूनी 64 हो गया, ये हो गया 28, ये हो गया 96, इनको जोड़ दो 6 × 4 = 10 और 8 = 18। ठीक है जी, 10 और 8 = 88, तो 188 ग्राम पर मोल मेरा आंसर आ गया। तो 188 ग्राम पर मोल मेरा आंसर आ गया, यानी कि मेरा आंसर सी आ गया। तो 77 के बाद अब मैं आपको कहने जा रहा हूँ 76 पर आप लोग नजर रखेंगे, 76 पर आप लोग नजर रखेंगे। अब 76 में क्या कह रहा है, ध्यान समझो। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ 2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन इज 0.1 डेसीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन इज। वेरी इजी। यहाँ पर कहानी क्या है, 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है जी, 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 0.1 डेसीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ इट्स डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन इज। आप लोग समझदार हैं, जानते ही हैं। कह रहा है कि एक कंटेनर है, इसके अंदर 2 नॉर्मल है और इसका वॉल्यूम दे रखा है 0.1 डेसीमीटर क्यूब। अब वो ये कह रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर उसने पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद वो क्या कहना चाह रहा है कि ये सॉल्यूशन को मैंने 2 नॉर्मल से ना 0.1 नॉर्मल कर दिया, 0.1 नॉर्मल कर दिया, वॉल्यूम बताओ। तो जैसे M1V1 था ना डाइल्यूशन फॉर्मूला, जैसे आपने एक डाइल्यूशन फॉर्मूला था M1V1 = M2V2, तो सेम फॉर्मूला डाइल्यूशन फॉर्मूला नॉर्मेलिटी में भी लग जाता है, N1V1 = N2V2। तो N1 कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 0.1, N2 कितना है 0.1 और V निकालना है, तो 0.1 से 0.1 गया, वॉल्यूम मेरा हो गया 2 डेसीमीटर क्यूब। तो मुझसे डेसीमीटर क्यूब भी पूछ रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ 2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन 0.1, द वॉल्यूम ऑफ इट्स इसी 0.1 इट्स डेसी नॉर्मल समझ जाओ। डेसी नॉर्मल मतलब 0.1, ठीक है ना, 0.1 सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो आंसर आ गया मेरा 2, तो आंसर इज सी। बात क्लियर? इसी तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। 76 के बाद हम लोग अब आगे की कहानी पर फोकस करेंगे। 76 के बाद हम लोग अब आगे की कहानी पर फोकस करेंगे। ठीक है जी, 76 के बाद मेरा आ गया 75। कह रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 मोलर 0.01 नॉर्मल H2SO4 मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो मुझे पता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मल्टीप्लाई कर दो
नॉर्मेलिटी इंटू में VL बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है जी। अब नॉर्मेलिटी कितनी है मेरी, नॉर्मेलिटी कितनी है मेरी 2 नॉर्मल H2SO4 और वॉल्यूम कितना है 0.1, तो यानी कि 2 इंटू में 0.1, ओह कहाँ पकड़ लिया, हाँ 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और 100 ml है। तो समझ जाओ पॉइंट नॉर्मलिटी कितनी है 0.02 और वॉल्यूम कितना है 100 ml मतलब 1.1 लीटर, 100 ml मतलब 0.1 लीटर। तो मेरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 0.02, बल्कि मेरा आ गया 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि 0.002 आ गया, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है n फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेरा क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू में n फैक्टर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आप जान चुके हैं H2SO4 का n फैक्टर 2 है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आप जान चुके हैं H2SO4 का n फैक्टर 2 है, क्योंकि ये 2S+ दे सकता है। जैसे मान लीजिए HCl है, कितनी H+ देगा 1। देखिए एसिड की जो एसिड का जो n फैक्टर होता है वो एसिडिटी पे डिपेंड करता है और बेसिक का बेसिसिटी पर। तो एसिड में कितनी H+ दे सकता है 1, तो इसका n फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 कितनी दे सकता है 2, तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। H3PO4 कितनी दे सकता है 3, तो इसका n फैक्टर 3 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है जी। अब ध्यान समझिए, अब नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐसे रहने दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐसे रहने दीजिए। n फैक्टर देखिए कितना है, H2SO4 है ना, H2SO4 का n फैक्टर सबको पता है 2, तो 2 मैंने यहाँ कर दिया, तो 2 इंटू 10⁻³, 2 से 2 गया, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने आ गए कितने 10⁻³ तो ये मोल्स आ गए। लेकिन उसने मुझसे मॉलिक्यूल पूछा है, तो आप समझदार हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे निकालने हो तो मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। 10⁻³ को 6.023 इंटू में 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करने पर 6.023 इंटू 10⁻20 आ जाएगा, यानी कि आंसर इज सी। बात क्लियर। तो 75 मेरा डन हो गया। अब मैं करने जा रहा हूँ 74। 74 पर आप सभी बच्चे नजर रखेंगे, 74 पर आप सभी बच्चे नजर रखेंगे। 74 को आप ध्यान से देखेंगे, कह रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ NH2OH इन N2O। आप अपने आप देख लीजिए NH2OH से N2O। देखिए 11th वाले बच्चों को थोड़ी तकलीफ होगी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो उन्हें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सिखा दिया जाएगा। फिलहाल वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड निकालने की कोशिश ना करें, और जो पुराने बच्चे उन्हें पता ही है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वो है -1, ठीक, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वो है +1। तो अगर मैं -1 से +1 की तरफ जाऊं तो मैं देख रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो गए 2। तो आप लोग अच्छे जानते हैं इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास बाय n फैक्टर 2। तो मुझसे वो यही पूछ रहा है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ NH2OH से N2O की तरफ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH2OH, तो m/2, क्योंकि जाहिर सी बात है -1 से +1 की तरफ नाइट्रोजन जा रहा है, तो मुझे बहुत आराम से दिख रहा है मोलर मास बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो 1 नाइट्रोजन है यहाँ पर इस जगह पर, तो -1 से +1 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो गए, मेरा इक्विवेलेंट वेट आ गया मोलर मास बाय 2। अब 73, 11th वाले बच्चे इसके ऑक्सीडेशन नंबर पर फोकस ना करें। अब है 73, ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स के अंदर सिखा दिया जाएगा। 73 में क्या कह रहा है, कह रहा है टू डिसोल्व 0.9 ग्राम ऑफ मेटल 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4 इज यूज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। 73 भाई सीधी साई सी बात है, एक मेटल है उसको इतने नॉर्मल HCl यूज किया गया, तो आप अच्छे से जानते हैं एक रिएक्शन है भाई, उसकी मेटल की HCl से रिएक्शन करा के कुछ भी बना दिया। तो मैं जानता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl होगा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl देखो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकाल सकते हैं 100 ml 1 नॉर्मल, तो सिंपल ये 1 इंटू में 0.1, तो ये मेरा आ गया भाई 1 नॉर्मेलिटी वॉल्यूम सॉल्यूशन 0.1 लीटर, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे मेटल का कैसे निकालेंगे, वेट उसका दे रखा है अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। मुझसे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, बहुत ही सिंपल है, सोल्व हो गया, पॉइंट से पॉइंट गया, इक्विवेलेंट वेट बराबर आ गया 9।
तो इक्विवेलेंट वेट मेरा आ गया 9, तो आंसर इज बी। 73 का बी आ गया। इसी के साथ साथ 73 के बाद अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 72 कह रहा है 74.5 ग्राम ऑफ मेटेलिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ऑफ क्लोरीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। देखिए कोई मेटल क्लोराइड है, M+Cl2 रिएक्शन करके MClX लिख दिया मैंने, ClX बन गया, ठीक है जी। अब XCl लिख देता हूँ ना यहाँ पे, ठीक। अब मुझसे वो ये कह रहा है 74.5 ग्राम मेटल क्लोराइड है, मुझे ये वाली जो क्लोरीन है 74.5 दे दिया, ये 74.5 दे दिया। इसके साथ मुझे कह रहा है क्लोरीन 35.5 है, और ये चीज़ मुझे 35.5 दे दी। अब ये 74.5 दे दिया। भाई खुद देखो ना, आपके पास 74.5 मेटल क्लोराइड है। अब इसमें दो चीज़ है, मेटल है और क्लोरीन है। क्लोरीन है 35.5, तो फिर मेटल कितना है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही आसान है, 74.5 माइनस में 35.5 आप कर दो तो 39 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपका मेटल भी आ गया। अब मुझे पता है इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो यानी कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा 39/E, ठीक। क्लोरीन का ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका वेट, वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, यानी कि इसका वेट ये रहा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये रहा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वेट दे दिया 35.5 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन 35.5 ही है, तो ये यहाँ से गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया 39। मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, सॉरी 74.5 ग्राम ऑफ मेटलिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 39, तो मेरा सी आ गया। इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ूंगा, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। फिर मुझसे कहता है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। मुझसे कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ M2OX, यानी कि मेरे पास M2OX है। ओहो ये क्वेश्चन बड़ा है, मेरे पास M2OX है, ठीक है, कितना है 4 ग्राम, मेरे पास 4 ग्राम M2OX है। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ M2OX, इसको आप करके देख लो, आपसे होगा नहीं, कर लो ट्राई चाहे। कह रहा है इन एन एक्सपोज लगा कर लीजिए ट्राई, फिर आंसर देखिए। कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ M2OX, ठीक है, ऑक्साइड वाज रिड्यूस टू 2.8 ग्राम ऑफ मेटल। कह रहा है अगर मैं इसे रिड्यूस करूंगा 4 ग्राम को, इसे मैं रिड्यूस करूंगा तो मुझे 2.8 ग्राम मेटल मिलेगा। भाई मेरे पास M2OX है, तो यानी कि मेरे पास इसमें मेटल है और ऑक्सीजन है। 4 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, 4 ग्राम मेटल ऑक्साइड के अंदर वो कह रहा है 2.8 ग्राम मेटल है। तो अगर ये 2.8 ग्राम है, ये टोटल 4 ग्राम है, 4 ग्राम में 2 एलिमेंट है, मेटल और ऑक्सीजन। उसने कहा 2.8 ग्राम मेटल है, तो ऑक्सीजन में अपना समझ गया 4 माइनस में 2.8 यानी कि 1.6 ग्राम ऑक्सीजन आ गई। तो कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ M2OX ऑक्साइड वाज रिड्यूस 2.8 ग्राम ऑफ मेटल इफ द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज 56, ठीक है। मुझे एटॉमिक मास दे दिया, मुझे दे दिया एटॉमिक मास, मास ऑफ, मुझे दे दिया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, एटॉमिक मास ऑफ मेटल मुझे दे दिया कितना, कितना दे दिया 56। मुझसे कह रहा है इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ। अब फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा। 56 एटॉमिक मास किसका है, 56 एटॉमिक मास है आयरन का, 56 एटॉमिक मास आयरन का है। लेकिन मुझसे मेटल नहीं पूछ रहा है, मुझसे मेटल भी नहीं पूछ रहा है, मुझसे क्या कह रहा है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द ऑक्साइड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मुझसे x पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है x पूछ रहा है, यानी कि मुझसे M2OX के अंदर ये x क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। जगह चाहिएगी, जगह चाहिएगी तो कुछ खाली करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी तो आपको आप जानते ही हो। तो हम पहले से ही तैयार हैं, हमने ये सब चीज़ें कर ली हैं, हमें पता था कि हमें जगह की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको अब उड़ा दिया। चलो अब समझ जाओ, अब सुनना मेरी बात को। तो फॉर्मूला है M2OX, क्लियर समझेंगे अब इस चीज़ को कैसे करना है, बहुत ही आसान है। अच्छा यानी कि सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा रहा होगा कि मेटल की और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई होगी और मेटल ऑक्साइड बन गया होगा, तो जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेटल के होंगे उतने ही ऑक्सीजन के होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कैसे निकालोगे, वेट ऑफ मेटल 2.8,
अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8, चाहे O हो चाहे O2 हो चाहे O3 हो 8 ही रहेगा, ठीक है जी। और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट ध्यान रखा करो तुम, इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं काट दूंगा, इसको खैर मैं काट ही देता हूँ, 8 ये 0.6 0.2 हो गया, तो 2.8 अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, ये मेरा 0.2 हो गया। अब इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है, इसको आप निकालेंगे या नहीं निकाल पाएंगे, मैं निकाल देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर ले आओ, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया, 2.8 अपॉन में मोलर मास बराबर है 0.2। अब मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है, ये मैंने यहाँ कुछ गलती तो नहीं की, देखना जरा एक बार, हाँ यस मैंने गलती कर रखी है। अगर मैं 4 में से 2.8 घटाऊंगा तो आंसर यहाँ पर 1.2 आएगा, मैंने गलती कर रखी है, 1.2 आएगा, मिस्टेक है, ठीक है ना। 4 ग्राम में से 2.8 घटाऊंगा तो 1. कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे हमसे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरा 1.2 बाय 8 था। तो अगर मैं इसे सोल्व करूँगा, अगर मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या होगा आप जानते हैं, काट लो इसको, कैसे काटोगे आप, बहुत समझदार आदमी है। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ये मेरा आ गया है, ये मेरा आ गया 0.3/2। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 3/2 आ गया। अब देखो ध्यान से क्या होगा, पॉइंट तो उड़ी चुका है, पॉइंट तो उड़ी चुका है भाई साहब, करना कुछ नहीं है आपको, बहुत ही आसान था। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, पॉइंट का पॉइंट रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, ठीक है ना। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दो तो 28 हो गया, ये 3 हो गया। यानी कि सिंपल सीधी बात क्या है, एक बार दोबारा देख लो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये पॉइंट से पॉइंट गया, तो ये आपका आ गया 28/E और ये आ गया आपका 3/2, ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मेरा आ जाएगा मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर कह लो या वैलेंसी कह लो, ये लो, एन फैक्टर कह लो या वैलेंसी कह लो, बराबर में आ गया 3/2। वैलेंसी ऊपर चली गई, वैलेंसी ऊपर चली गई, इंटू में 28, मोलर मास नीचे रह गया 3/2। शायद मोलर मास दे रखा है कितना, 56, तो मोलर मास मैंने 56 पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे काटा पीटे बजा दो, 2 एकम 2 और ये आ गया 28, 28 से 28 गया, तो वैलेंसी मेरी आ गई कितनी, 3। तो मेरी मेटल की वैलेंसी 3 आ गई, मेरी मेटल की वैलेंसी कितनी आ गई, मेरी मेटल की वैलेंसी मेरी 3 आ गई। अब मेरी मेटल की वैलेंसी 3 आ गई, तो आप लोग खुद समझदार हैं। अब मेरी मेटल की वैलेंसी 3 आ गई, तो मेरे पास था M2X। मेटल कितने हैं, 2। एक मेटल ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, एक मेटल ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो मेटल 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो, तो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब हमें पता है एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ करके O2 नेगेटिव बनाता है। अब एक मेटल ने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़े और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन पकड़े, 2। तो देखिए एक मेटल 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो 2 मेटल 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप खुद समझदार हैं, तो 3 से करेंगे तो ये 3O हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो सिंपल सीधी बात है, एक मेटल 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 मेटल 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं। M2OX से ध्यान समझना, एक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एक मेटल 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो 2 मेटल 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ता है। 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए ऑक्सीजन 3 होने चाहिए, यानी कि X की वैल्यू 3 आ जाएगी, M2O3। और जो कि इसका मोलर मास कितना है, 56 है, तो ये आयरन है मेटल, तो Fe2O3 होगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मुझसे पूछ रहा था, तो आंसर आएगा C। बात क्लियर। अच्छा जी, 71 के बाद अगला जो क्वेश्चन आ जाता है वो बहुत ही आसान है, उस क्वेश्चन का नाम है 70 में आपसे कह रहा है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो आपको एल्कलाइन सॉल्यूशन की रिएक्शन में बता ही चुका हूँ, जिसमें MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम में MnO2 में जाता है। तो इस रिएक्शन को जब आप पूरी को देखोगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3, D एंड F की बेसिक मीडियम की रिएक्शंस के अंदर। तो यानी कि मेरा इक्विवेलेंट वेट आ गया मोलर मास बाय 3, तो 1/3 ऑफ द मोलर मास आंसर आ गया। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आपको पता ही है Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr3+ में जाता है,
आप जानते ही हैं, फिर इसको बैलेंस करेंगे तो इस जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसका आंसर मोलर मास बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सीधी बात है, डी एंड एफ की जो रिएक्शंस है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उनके बगैर क्वेश्चन करना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टर वहीं से पता लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए यही विराम।